हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का टेस्ट। आपको देखना है कि इसमें हमारे कुल 20 प्रश्न हैं, आपने कितने सही किए, कितना आपका स्कोर है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल लगेगी आपको तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट किस प्रकार रहने वाला है। उससे पहले हिंदी के हमने और भी बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, एक बार आप जहाँ चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द क्या भरेंगे, दुस्साध्य, दुर्साध्य, दुस्साध्य या दुस्साध्य, बताएंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करना है, आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो हमें पता है कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, मतलब कि जिसका उपाय या उपचार जो है वो बहुत कठिन हो। दुस्साध्य का अर्थ होता है, तो कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल ही विकल्प सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। हमें पता है निरक्षर शब्द का विलोम साक्षर होता है। अनपढ़ अपढ़ होगा नहीं, महान होगा नहीं, अनपढ़ होगा नहीं, तो एकमात्र हमारा सही विकल्प क्या बचता है, साक्षर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान न हो। आपको बताना है जो समान न हो उसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। एक समान होगा, विषम होगा, खुराक होगा या बराबर होगा। तो जो समान न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द होगा विषम। हमने पिछली वीडियो में अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द का वीडियो आपके लिए लाया था, हमने उस पर चर्चा किया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हमने डिस्कस किए हुए थे। हर टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं चैनल पर वीडियो, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जिस भी टॉपिक का हम क्वेश्चन करें, सेट लगाएं, वो आपको मिल जाए समय पे। ठीक है, तो जुड़ना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिलोक का समास विग्रह है, आपको बताना है कि त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा। तीन लोग जो सबसे बड़े हैं, या तीन लोग जो एक साथ हैं, या भगवान का एक नाम, या तीन लोगों का समाहार, क्या होगा त्रिलोक का समास विग्रह, बताएंगे। समास विग्रह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सारे टॉपिक पर भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। इसका होगा त्रिलोक का समास विग्रह तीन लोकों का समाहार। ठीक है, ऑप्शन विकल्प जो हमारा 4 है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न में हमसे पूछा है शयन शब्द का संधि विभाजन कीजिए। आपको शयन का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा, स जमा यन होगा, या स जमा अयन होगा, या से जमा अयन होगा, या स जमा न होगा, बताएंगे क्या होगा शयन का संधि विच्छेद। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा से जमा अन, शयन का सही संधि विच्छेद होता है। हमने ऑलरेडी दीर्घ संधि, जो भी हमारे गुण संधि है, अयादि संधि है, यट संधि है, इन सभी पर चर्चा किया हुआ है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और कारक कितने होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन से समास में, तत्पुरुष समास में जहाँ कारक हमारा आता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ये सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह ए विभक्ति लगती है तब जब डैश प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, बहुवचन होता है, या एक वचन होता है, या द्विवचन होता है, या एक वचन और बहुवचन होता है। तो स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह ए विभक्ति लगती है जब बहुवचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन जो हमारा पहला है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। आपको समास ज्ञात करना है अनुस्मारक का, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा अनुस्मारक में, या अव्ययी भाव समास होगा, या द्विगु समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट
1 मिनट पहले आपको आगे बताया, जहाँ कारक आपको मिले वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और जहाँ अनु आपको मिले, मूल शब्द में उपसर्ग, अनु, यथा, आ, भर, प्रति, ये सारी चीजें आपको शुरू में ही मिले, वहां पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इस चीज को भी हमने समझा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मारक में क्या है, स्मारक में अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो अनु, यथा, या, आ, प्रति, भर, ये सारी चीजें जहाँ पे मिलती है अव्ययी भाव समास होती है। बहुब्रीहि समास हमें पता है विशिष्ट या विशेष अलग अर्थ देता है। बहुब्रीहि समास वहां पे होता है, जैसे लंबोदर हो गया, ठीक। और हमने तत्पुरुष समास समझ ही लिया। अव्ययी भाव समास यहाँ पे होगा। द्विगु समास कब होता है, जब जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वहां द्विगु समास होता है। जैसे शताब्दी हो गया हमारा, एग्जाम्पल भी हमने समझा हुआ था, शताब्दी, ठीक। चौराहा, तिकोना, ये सारे क्या है, संख्यावाची है, मतलब कि यहाँ पे द्विगु समास होता है हमारा। और द्वंद्व समास जहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिली, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पहला है वाक्य, मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। दूसरा, मेरा भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इस चीज पर आप ध्यान देंगे। मेरा भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, या मेरी आशंका यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे विकल्प आपको अशुद्धि दिख रही होगी। एकमात्र सही शुद्ध विकल्प क्या दिख रहा है हमारे पास, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से इंद्र का पर्याय नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से क्या इंद्र का पर्याय नहीं है। नहीं है, इस पर ध्यान रखेंगे आप, ऐसे ही ट्रिक नहीं कर देंगे। शक्र, सचिपति, तारकेश या सुरेश। तो सबसे पहले इंद्र का क्या पर्याय है उसको आप निकाल लीजिए। तो इंद्र का पर्याय हमें पता है, ये भी है, सचिपति भी है, सुरेश भी है, लेकिन तारकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द भी हम जल्दी करवाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूंगी कि पर्यायवाची शब्द पर ही हो, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगला जो वीडियो आए हमारा वो पर्यायवाची शब्द पे ही हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है सेना किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है, बताएंगे। तो सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। एक बार हम संज्ञा पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि संज्ञा कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार से हम एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं। संज्ञा हमें पता ही है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इस पर भी हमने चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है। जैसे राम, गंगा, पटना, यानी कि व्यक्ति, स्थान कोई भी हो, वस्तु आदि के नाम का बोध कराएगी, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है हमारा। जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कब होगा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का, मतलब पूरी जातिका का बोध कराती है। जाति जितनी भी है उसकी बोध कराएगी। जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया, लड़का हो गया, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ओके, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे सोना, चांदी, पानी, ये सारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको नाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक, जहाँ समूह की बात होती है। जैसे अभी हमने सेना का एग्जाम्पल समझा हुआ था, सेना का पूछा था क्या है, कौन सा संज्ञा है, तो वो समूहवाचक क्यों हो गया, क्योंकि सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया,
ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या पूरे समुदाय का वाचक हो, वहां पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, सभा वगैरह क्या है, समूह है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। ओके, पूरे समूह की बात होती है, वहां पे समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराती है, वहां पे हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ये हमें पता है। जैसे क्रोध आ रहा है आपको, वो क्या है, आपका भाव है। क्रोध भाववाचक हो गया। मिठास, आप मिठाई खा रहे हैं तो उसमें क्या है, मिठास है, तो वो आप बता रहे हैं कि मीठा है, ये है, वो है, उसकी मिठास क्या हो गई, उसकी भाववाचक हो गई, भाव हो गया। यौवन आदि ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें पूछा है हमसे संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमें पता है, मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, मूल शब्द के बाद में आपको मिलेगा प्रत्यय, ये सभी चीजें हमें पता है। तो आपको बताना है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। कर है, कहाँ से कर है, कहीं दिख रहा है आपको संस्कार में कर उपसर्ग है, नहीं, तो ऐसे ये तो हट गया हमारा, कर नहीं होगा, सन है या सम है या कार है। तो ये हमसे प्रत्यय थोड़ी ना पूछा है, संस्कार में प्रत्यय भी नहीं होगा, कर है, कार है। इसमें पूछा हमसे उपसर्ग क्या है, सन है या सम है, इसमें आप बताएंगे कौन सा होगा, ऑप्शन दूसरा होगा सही कि तीसरा होगा। तो संस्कार में क्या है, सम उपसर्ग लगा है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति का सही अर्थ है, क्या है, ज्ञान कम दिखावा अधिक, या किसी बहाने काम न करना, या आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, या जो मिल गया वही काफी है। तो आपने सुना होगा, दादी नानी दादा जो भी हैं वो लोग हमेशा लोकोक्तियां बोलते हैं, जैसे भागते भूत की लंगोटी भली वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बोलते थे मुहावरे। तो उसमें क्या होता है, उसका अर्थ हमें पता है, बहुत सारी चीजों का अर्थ हमें पता है। तो भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ जो होगा वो होगा जो मिल गया वही काफी है। कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब कि जो मिल गया वही काफी है। ये हो जाएगा हमारा विकल्प चौथा, बिल्कुल ही सही। ओके, क्लियर है। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बड़ा है लेकिन हम करेंगे इसे। अब देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। अनुस्मारक है, परिपत्र है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, और ये खंड ए को खंड बी से आपको मिलाना है। मिला के आप बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक बार आप ऑप्शन भी देख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए। ओके, देख लिया, आप सॉल्व करें क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा है अनुस्मारक, तो जो आता है उसको हम पहले करते हैं, हमें पता है। अनुस्मारक अगर आपको नहीं पता है तो इसको अभी आप बाद में रखिए। सबसे पहले हमको पता है कि परिपत्र क्या होता है। परिपत्र अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला पत्र होता है। पत्र, पत्र आपको मिल गया। दूसरा का क्या हो गया, पहला हो गया, एक ऑप्शन हो गया। अब हमें तीसरा देखना है, अधिसूचना का क्या होगा। अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशित सूचना, आपको ऐसे भी मिल जाना चाहिए। ऐसे भी अगर आप, बहुत लोग तुक्का लगाते हैं तो आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं इजीली। अधिसूचना का क्या होगा, राजपत्र में प्रकाशित सूचना होता है अधिसूचना। और उसके बाद ज्ञापन क्या होता है, चौथा का तीसरा होगा हमारा, हमें पता है। ज्ञापन क्या होता है, राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र ज्ञापन होता है। ओके, तो क्या हो गया, अब एकमात्र हमारा विकल्प बचता है पहले का। हमें अनुस्मारक अगर नहीं पता है तो स्मरण पत्र, आपको इसमें भी आप इजिली ढूंढ सकते हैं। अनुस्मारक, स्मारक है, स्मरण है, स्मरण पत्र। आप इस चीज से भी चाहें तो थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं दिमाग। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले का दूसरे में हो गया, दूसरे का पहले में, तीसरे का चौथे में, और चौथे का तीसरे में। तो एकमात्र सही विकल्प क्या है हमारा, सेकेंड। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है क्योंकि हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है, इस पर चर्चा किया हुआ है। तो बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये चीजें हमने ऑलरेडी चर्चा इस पर किया हुआ है। कब अनुप्रास अलंकार होगा, कब उपमा अलंकार होगा, कब रूपक अलंकार होगा, कब उत्प्रेक्षा होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें याद हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये सारी चीजें पर भी, इन सारी चीजों पर भी हमने चर्चा किया हुआ है। तो अभी आप बताएंगे तरनी तंजा टटतमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है। आपको मिल गया होगा। तो जो वर्ड है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक, जहाँ पे आपको वर्डों या शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, मिल रही है, वहां पे आप क्या करेंगे, सीधा अनुप्रास अलंकार के पास जाएंगे। जैसे हमने एक और समझा था एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, च वर्ड बार बार आने से पंक्ति जो है संगीतमय हो गई है और च वर्ड की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़े हम। उपमा अलंकार आपको पता है, हमने समझा हुआ है कब होगा, उत्प्रेक्षा भी समझा हुआ है कब होगा। तो आई होप फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले उपमा अलंकार कब होता है, जहां पे आपको ज्यों जैसा सम सा सी तुल्य सरिस नाई सदृश ये सारे वर्ड जहां पे भी आपको दिखे वहां पे आप सीधा उपमा अलंकार टिक करेंगे। ठीक, ये जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ये भी समझाया हुआ था, सागर सा गंभीर हृदय हो, वो क्या हो गया यहाँ पे, सा आ गया ना, उपमेय से यहाँ पे तुलना हो रही है उपमान की। सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, उपमान क्या हो गया, सागर हो गया, गंभीर क्या हो गया, उपमेय हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पे तुलना हुई है। तो यहाँ पे सा जहाँ पे आपको मिले वहां पे आप सीधा जाएंगे उपमा के साथ। सिर्फ सा ही नहीं, अभी जो मैंने सारे वर्ड बोले जैसे ज्यों जैसा सम सा सी तुल्य सरिस सदृश नाई, ये सारे वर्ड जहां मिले सीधा जाएं उपमा अलंकार के साथ। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, अगले अलंकार पर अपने। रूपक अलंकार कब होगा, ये भी हमने एग्जाम्पल समझा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या ये भी आप याद रखें, याद होगा आपको, चरण कमल बंदो हरिराई। ये दोनों एग्जाम्पल हमने समझा हुआ था। उपमेय और उपमान एक ही रूप हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता है। जैसे उपमेय को सीधा ही उपमान बता दिया जाता है, अभी उपमा में हमने क्या समझा था कि यहाँ पे तुलना की जाती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों में कोई भेद रहता ही नहीं है, सीधे जो है उपमेय को उपमान बता दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, राम रतन धन पायो, यहाँ पे क्या हो गया, सीधे उपमेय को उपमान बता दिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, मनु मानो जनहू, मनहू जनु जानो, ये सारे वर्ड जहाँ पे आए सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन कौन से वर्ड, मनु मानो मनहू जनु जानो जनहू, ये सारे वर्ड जहाँ पे आए उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताएंगे। तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इस पर भी हमने चर्चा किया हुआ है, 6 भेद होते हैं, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन सब पे एक बार से हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, हम ये हमें पता है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले एक एक को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कब होता है, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि, ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वहां पे। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे पता था कि कल
तुम घर जाओगी। ठीक, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम कब होता है? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि नाम में ही स्पष्ट है, निश्चय होगा। ठीक, यह वह ये वे आदि, वहां पे क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। इस चीज को आप कहीं लिख लेंगे नोट करके। ठीक, नोट कर लेंगे कहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा। यह वह ये वे, जहाँ पे वर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है। तो यहाँ पे यह वह आपको मिल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी हमें पता है निश्चय, जहाँ पे निश्चय हो, यह मेरी किताब है, वह आपकी पेंसिल है या पेन है, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पे यह वह, यहाँ पे निश्चित है ना कि ये मेरी ही है बुक, वो आपकी ही है, वहां पे निश्चय होगा। लेकिन अनिश्चय जहाँ पे निश्चित नहीं है, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, ये सारे क्या है? वर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। पानी में कुछ गिर गया, आपको पता तो है नहीं वो कुछ क्या है, अनिश्चित है। ठीक, निश्चित तो है नहीं, वहां पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जैसे हमें पता ही है प्रश्नवाचक कब होगा, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। नाम से हम पता लगा सकते हैं कौन, क्या, किसने, ये सारे वर्ड हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होगा? अपने आप, निजी, खुद, ये सारे वर्ड मतलब निज आपको मिलेगा। जैसे अपने आप, मैंने ये चीज किया, खुद से किया। आप अपना काम खुद करिए, खुद कर लेना अपना काम, ये सारे क्या है? वर्ड निजवाचक सर्वनाम है। आप अपना, हम कहते हैं आप अपना देख लो मतलब वहां पे क्या है? आप अपना देख लो, अपना खुद का देख लो, वो निजवाचक हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि जहाँ पे शब्द है वहां पे संबंधवाचक मतलब संबंध बताते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है और तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे जो, जिसकी, सो, ये सारे वर्ड आपको आ जाए, मिल जाए। ठीक, वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा गद्यांश का। अब आपको क्या करना है? गद्यांश पढ़ना है और आंसर देना है। हमारे 4 क्वेश्चन है, आपको गद्यांश पढ़ के 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आई होप ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी एक बार मैं करवा देती हूँ। ये गद्यांश है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आप पहले इसको एक बार सब पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, बिना पढ़े जवाब नहीं देंगे आप। तो क्वेश्चन क्या है? तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे में कौन सा भाव झलकता है? कौन सा भाव झलकता है? आपको ये गद्यांश पढ़ के ही पता चलेगा। आत्मविश्वास का झलकता है, रक्षा का झलकता है, आत्मग्लानि का या ईर्ष्या का? तो गद्यांश आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, आत्मविश्वास का भाव झलकता है। क्योंकि अगर गद्यांश एक बार आप कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करके आप रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ के अभी करवाने लग जाऊं तो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी देखने में, आप भी बोर हो जाएंगे, आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। तो एक काम करेंगे, आप प्लीज़ रोक के एक बार और पढ़ लेंगे गद्यांश, उसके बाद जवाब देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, इसमें आत्मविश्वास का भाव झलकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सूरदास की पूरे मोहल्ले में क्यों बदनामी हो गई? सुभागी के पीटने से हो गई, सुभागी के सूरदास की झोपड़ी में आने से हो गई, झोपड़ी में आग लगने से हो गई, या भैरव की ईर्ष्या के कारण हो गई? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुभागी जो थी वो सूरदास की झोपड़ी में आ गई थी, जिसके कारण उन सूरदास की पूरे मोहल्ले में बदनामी होती है। सुभागी के सूरदास की झोपड़ी में आने से विकल्प दूसरा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सूरदास के चरित्र की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी, नहीं क्या विशेषता थी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
वह अपमान और बदनामी से डरता था? बिल्कुल भी नहीं। वह किसी को भी अपनी झोपड़ी में आने देता था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है गद्यांश में। वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता था या वह भैरों से ईर्ष्या करता था? वह जो था किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता था। विकल्प तीसरा हमारा सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस बात में विश्वास करता था? प्रतिशोध लेने में, स्त्री को पीटने में, झोपड़ी में आग लगाने में या भैरों से बदला लेने में? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे आप इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिशोध लेने में। सूरदास किस बात में विश्वास नहीं करता था? प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से रिक्वेस्ट है, अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। लास्ट तक बनने के लिए आपका सहृदय आभार। सूरदास की दृढ़ता किससे प्रकट होती है? सुभागी को शरण देने से, या मिठुआ को दिए गए उत्तर से, या उसकी झोपड़ी में आग लगने से, या उसके आनंदित रहने से? कुछ भी। मिठुआ को दिए गए उत्तर से, ये हमारा एकमात्र सही विकल्प है। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। प्लीज जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करे बिना नहीं जाइएगा, भूलना नहीं। ठीक है, थैंक यू।